हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये टॉपिक जो है वो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट से हटके। मतलब जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका ओरिजिनल सब्सटेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, एक नया ही प्रोडक्ट बनता है। एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो ओरिजिनल पेपर इज ओरिजिनल पेपर, और जब आप उसको बर्न करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस। तो एक नया आपको सब्सटेंस मिला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऐश, जिसका प्रीवियस सब्सटेंस से कोई रिलेशन नहीं है। it is converted into a new substance. This is called a chemical change. और भी एग्जांपल अगर हम दें तो लाइक कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है कि एक आप रॉ रॉ वेजिटेबल लो एंड कुक वेजिटेबल लो। तो रॉ वेजिटेबल और कुक वेजिटेबल इज एंटायरली डिफरेंट। सब कुछ चेंज हो जाता है, उसका स्मेल, उसकी सॉफ्टनेस, सब कुछ चेंज हो जाता है। एंटायरली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसे ही है जैसे कि formation of curd from milk. So milk is the original substance. Once it is converted into curd, the curd is the new substance formed after chemical reaction happened in the milk. है ना? Milk and curd, they both are different substances. Okay. So this is the chemical change. Chemical change मतलब जिसमें कि ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो उसने अपनी आइडेंटिटी एंड नेचर को लूज कर दिया है, एंड वी हैव गॉट अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तो केमिकल चेंज का हम डेफिनेशन कैसे देंगे? केमिकल चेंज मींस केमिकल चेंज is expressed in the form of chemical reactions. Okay. तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क इनटू कर्ड, या मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। या फिर मैंने एग्जांपल दिया बर्निंग ऑफ द पेपर एंड पेपर इज कन्वर्टेड इनटू एशेस। ऐसी मैंने एग्जांपल दिया आपको कुकिंग ऑफ फूड। तो ये सारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं, एंड केमिकल चेंज इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन क्यों इसलिए होती है ताकि, मतलब जब मैंने बोला एक नया प्रोडक्ट बना है तो मतलब क्या हुआ? जो जो जितने भी सब्सटेंस है वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनमें जो भी एटम्स हैं वो बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। है ना? तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनना है, तो नए तरह से बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए केमिकल रिएक्शन, उसमें एक केमिकल चेंज हुआ है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बना है, उसके नए बॉन्ड बने हैं। तो जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उनको हम? रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो मिल्क यहाँ पर रिएक्टेंट है, और जो भी सब्सटेंस बाद में बनते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। कर्ड है वो प्रोडक्ट है ना? अगेन मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो कर्ड इज द प्रोडक्ट, और कर्ड किससे बना? मिल्क से बना है। मिल्क इज द रिएक्टेंट। ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। है ना? you eat cook food and it is digested well in the body। और उसके बाद क्या होता है कि आपको उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी मिलती है। जो फाइनल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, उसका डाइजेस्टेड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना। जैसे कि आपने
कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में खाया, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ ना, तो डाइजेशन जो आपने पहले जो इनटेक ऑफ फूड था एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज डिफरेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द सेम। आपका फूड है, फूड ऑक्सीडाइज हुआ, फूड इज कन्वर्टेड इनटू इनटू फूड से आपको ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन जो कि आपकी डेली एक्टिविटी में हेल्प कर रही है ना। तो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस अलग है, प्रोडक्ट अलग है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का आर्टिकल आपने देखा होगा, वंस इट गॉट रस्टेड इट गॉट अ ब्राउन लेयर on it. The original article and final article is uh, somewhat different in appearance, texture, and strength, everything. Okay, burning of magnesium ribbon. You see magnesium, आप 9th क्लास में आपने सिंबल वगैरह पढ़े होंगे। मैग्नीशियम को बर्न किया मतलब आपने ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करवाया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, उसका ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हाँ, ओके। तो मैग्नीशियम, मैंने बोला जो भी रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो यू नीड टू पुट अ प्लस हियर। तो ये सारे रिएक्टेंट है आपके, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपने एरो के थ्रू सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अगेन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में कई बार इसका एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो केमिकल चेंज, अगेन मैं रिकैप दे दूं कि केमिकल चेंज वो चेंज है जो जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट बनता है। ओरिजिनल सब्सटेंस जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है एंड यू गेट टू सी अ न्यू प्रोडक्ट। और chemical change is expressed in the form of chemical reaction and that's what we are studying here. Okay, so तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो यू कैन सी either of the following observation. It's not necessary that you see all the observations. आपको इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे चेंज इन स्टेट, समटाइम्स द स्टेट इज चेंज, है ना। Somewhat solid substance is converted into like it becomes uh, it changes its state. Change in color is there. Again, you can see from the example of raw food and cooked food. There is a change in color, है ना? Evolution of gas. Again, I'll take the example of cooking of food. तो उसमें क्या होता है कि you compare the smell of raw food and compare the smell of cooked food. Once food is cooked, एक बार जब फूड कुक हो जाता है तो आप अरोमा, उसकी स्मेल से बता सकते हो कि फूड इज कुक्ड, है ना। दैट मीन्स केमिकल चेंज हैज हैपेंड। देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपको उसका नेचर चेंज करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। कई बार रिएक्शन सर्टेन टेम्परेचर पर होती हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगेन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। लाइक प्रेसिपिटेट वील डिस्कस फर्दर, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल चेंज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मैंने बताया। और उसको हम कैसे लिखेंगे? द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे मैंने बोला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन ना। एक मैं सिंपल एग्जांपल लिख के बता रही हूँ। मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ, बर्निंग मतलब आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। So the symbol of elements and the formula of reactive substance, या उनको हम reactant बोलते हैं, is written on the left hand side. These are the reactants and with a plus sign between them. If it is more than one reactant, तो आपको उनके बीच में एक plus sign रखना है, ठीक है। और similarly product is written on the right hand side. अगर more than one product है तो you have to separate it with plus sign between them. एंड एरो साइन आपको लगाना है बिटवीन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन लगाना है। ये जैसे मैंने एरो लगाया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। डन, आगे बढ़ते हैं। तो आपने रिएक्शन, ये इक्वेशन तो लिख दिया है। नाउ यू नो हाउ टू राइट द इक्वेशन। आपको लेकिन इसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। इसके लिए हम मोस्टली हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं, है ना।
अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, मैग्नीशियम का एक एटम है प्रोडक्ट साइड पर, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम्स है रिएक्टेंट साइड पर, ऑक्सीजन का एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड पे। तो ये बैलेंस नहीं है। दोनों साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मैं बता रही हूँ कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो इफ आई पुट अ simple 2 here because I have to balance the oxygen. So now, so the you what number you write in the front belongs to the all the elements written after it. Okay. तो इसमें क्या है कि दो, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो now number of atoms of oxygen becomes 2. So oxygen is balanced, but magnesium become disbalanced. So magnesium, to balance magnesium, if I put here 2, the whole equation is balanced. Now again check, 2 magnesium, 2 magnesium, 2 oxygen, 2 oxygen. The equation is balanced. This is the simplest equation. I have given the example. This is how you have to balance the equation. Like both the sides number of atoms should be equal. Okay. So we need to follow certain steps to balance the equation. और इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है? बिकॉज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो भी मास रिएक्ट कर रहा है उतना ही मास प्रोड्यूस होना चाहिए। देयर इज है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हमको मतलब जितना मास रिएक्ट हो रहा है उतना मास प्रोड्यूस होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दोनों साइड आपको एक नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि आयरन इज रिएक्टिंग विद मॉइस्चर और एंड कन्वर्टेड इनटू Fe3O4, उसका ऑक्साइड एंड H2। तो ये एक है, दिस इज द फॉर्म द इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द केमिकल चेंज वेयर आयरन आर्टिकल्स डेवलप अ ब्राउन कोटिंग ओवर देम, है ना। तो इसमें है आयरन is reacting with the moisture and converted into Fe3O4 and हाइड्रोजन। ये है रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है, आपको स्टेप फॉलो करने हैं, वो मैं बता रही हूँ कैसे। आपको हिट एंड ट्रायल फॉर्मूला है, कैसे स्टेप फॉलो करने हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म। ओके। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, ये मेरा इक्वेशन है। यहाँ पर आयरन रिएक्टेंट है और मेरे पास है कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। आयरन क्या है, आयरन के रिएक्टेंट साइड पे वन 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 एटम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम है। ठीक है। दिस इज हाउ द सिचुएशन इज इन द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है। और प्रोडक्ट साइड पे आयरन इज 3, ऑक्सीजन इज 4 and hydrogen is 2. Reaction is not balanced. We need to balance it. Uh, so how to start balancing it? First of all, we have made a list of all the elements on the reactant on and product side of each the elements available. ठीक है। तो आयरन का रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम है, उसका हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड पे आयरन का 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम है एंड ऑक्सीजन का 4 एटम है और एटम्स हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम शुरुआत उस एटम से करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उस एलिमेंट से आप स्टार्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पर वो है ऑक्सीजन, जिसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज मोर देन रेस्ट ऑफ द 2। ठीक है। तो हमने इससे स्टार्ट किया है
ओके, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मैं देख सकती हूँ कि रिएक्टेंट है 1 एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब एटम्स इन ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 4। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है मुझे, तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो आई सिंपली पुट अ 4 हियर। ठीक है, आई एम राइटिंग ये यहाँ पर ऑक्सीजन को मुझे रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट पर 4 है ना। तो यहाँ पर मैं अगर 4 लिख दूं तो ऑक्सीजन इज बैलेंस, बोथ साइड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, है ना। ऑक्सीजन इज बैलेंस। आई हैव स्टार्टेड विद ऑक्सीजन। मैंने क्यों ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं और मुझे वहां से स्टार्ट करने से मुझे इजी होगा। There is no hard and fast rule. Everyone follows their own rules. I am suggesting to start with the atom which is having the maximum number of atoms. Mostly हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही होते हैं, हम उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मैंने बोला जो नंबर रिटन इन द फ्रंट बिलोंग्स टू होल, तो हाइड्रोजन नाउ बिकम्स 4 into 2 8। ठीक है, to balance hydrogen, if I put a 4 here, okay, then the number of hydrogen is 8 on both the sides. Okay, so till now what we have done, we have first balanced oxygen. Why? Because it has got the maximum number of atoms. Once it is balanced, I moved on to हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन की तरफ मूव किया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है अभी तक। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस 4 एटम्स on reactant and product side. Hydrogen is balanced 8 atoms on the reactant and product side. Mostly we start with hydrogen and oxygen because उनके ही maximum atoms होते हैं। अब यहाँ पर आयरन को फिलहाल लेने का कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑल्दो बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको पहले बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है अभी तक, है ना। तो हर एक स्टेप जब भी आप किसी भी एटम को बैलेंस करते हैं उसके बाद आपको प्रीवियस स्टेप पे जाना है कि कोई एटम डिसबैलेंस तो नहीं हुआ है इस बैलेंसिंग की वजह से। अगर वो हो रहा है तो पहले इसको बैलेंस करो। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हो। ठीक है, अच्छा, अभी आयरन रह गया। Iron is having 3 atoms on the product side and 1 atom on the reactant side. So if I put 3 here, the equation is balanced. So the equation is balanced. All the atoms are balanced on both the sides. 3 iron, 8 hydrogen, 8 hydrogen, 4 oxygen, 4 oxygen. The equation is balanced now. This is the simplest method which I tried to explain. Okay. Okay. So now the equation is balanced. That means number of atoms of all the elements are equalized on both the sides. This is the balanced equation. Now what you have to do, finally you have to write the physical state of reactants and the products. Physical state मतलब आयरन क्या होगा, आप सॉलिड स्टेट में ही लेंगे आयरन। आयरन आर्टिकल पे रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग मतलब रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। उसके बाद जो बना है वो भी आयरन सॉलिड स्टेट में ही रहेगा एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, अब इसमें आप जो सिंबल्स यूज करेंगे वो है S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वस्टेट। अगर कोई सॉल्ट है तो आपको उसको पहले पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे एक्वस्टेट। G फॉर गैस एंड L फॉर लिक्विड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर हो रही है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। इफ रिएक्शन मतलब
अगर एक रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होती है, जैसे कि ये हमारी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में होती है, तो आपको वो कंडीशंस मेंशन करनी है, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, एवरीथिंग। जैसे ये दिस रिएक्शन CO+H2 गिव्स मिथाइल अल्कोहल, दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस है वो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपको रिएक्शन कंडीशन मेंशन करनी है, साथ ही state of all the reactants and products like CO2 gas, water in the form of liquid, जो बना है वो salt will be dissolved in water, that is aqueous condition, and उसके बाद oxygen is evolved as gas. Okay, so that's all for today. Thank you very much.